नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर हिसार से, जहां करीब पिछले 40 घंटों से बोरवेल में एक मासूम बच्चा फंसा हुआ है। किसी भी वक्त बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। 1.5 साल के नदीम को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। खुदाई का काम लगभग पूरा हो चुका है और बुधवार शाम को नदीम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी वो इस गड्ढे में गिर गया। एनडीआरएफ और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बुधवार शाम 6 बजे ये बच्चा बोरवेल में गिरा था, जिसकी उम्र 1.5 साल है। हिसार के बालसमंद गांव में बोरवेल में ये मासूम बच्चा गिरा हुआ है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, देर रात की तस्वीरें। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और सेना की टीम जुटी हुई है। कैमरे से बच्चे पर पल पल नजर बनाए हुए है और आपको बता दें कि खुदाई का काम पूरा हो चुका है। करीब 1.5 साल का नदीम किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। लगातार ये कोशिश सकुशल बच्चे को बाहर निकाल लिया जा सके। और आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां जंग चल रही है, नदीम को बचाने के लिए दुआओं का दौर भी चल रहा है, तो वहीं एनडीआरएफ और सेना की टीम जी जान से जुटी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में। बोरवेल में बच्चा नजर आ रहा है। ये कैमरा जो अंदर इस टीम ने डाला है, उस कैमरे के जरिए इस बच्चे पर नजर बना के रखे हुए हैं कि बच्चा किस वक्त क्या मूवमेंट कर रहा है। खाना, ऑक्सीजन बराबर बच्चे तक पहुंचाई जा रही है और उस पर हर तरीके से ये टीम नजर बनाए हुए है। और आपको बता दें कि इस बोरवेल के साथ लगते ही उतना ही गड्ढा खोदा गया और उसके बाद जो ऊपर एक तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, हाथ से खुदाई का काम शुरू किया गया है, एक टनल बनाकर, ताकि सुरक्षित इस बच्चे को बाहर निकाला जा सके। कोई कोताही नहीं बरती जा रही। बच्चा बुधवार शाम को इस बोरवेल में गिरा था। बच्चे के पिता मजदूरी करते हैं और नदीम को बचाने के लिए जहां दुआओं का दौर चल रहा है, तो एनडीआरएफ और सेना की टीम भी मशक्कत कर रही है कि जितना जल्दी हो सके इस 1.5 साल के मासूम को सही सलामत बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए। 1.5 साल का मासूम बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ है और उस तक पाइप के जरिए दूध और बिस्किट पहुंचाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन भी पाइप के जरिए बच्चे को दी जा रही है। 1.5 साल का ये मासूम बच्चा है। और इस वक्त नदीम के पिता आजम खान मेरे साथ फोन लाइन जुड़ गए हैं। आजम खान जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या फिलहाल जानकारी रेस्क्यू टीम ने आपको दी है, कब तक बच्चा बाहर आ जाएगा? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आजम खान जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 10-15 मिनट बता रहे हैं जी। आपको तसल्ली है जिस तरह से टीम ने काम किया? और हम भी ये दुआ करते हैं नदीम के लिए कि जल्दी वो बाहर आए। लेकिन अभी तक जो आपको बताया है अधिकारियों ने, क्या कहा, कितनी, आपने कहा कि 15 मिनट, क्या पूरे 15 मिनट में नदीम बाहर होगा? हाँ, बाहर हो जाएगा जी। आप न्यूज 18 को बताएंगे कैसे नदीम बोरवेल तक पहुंचा और आपको कब इस बारे में जानकारी मिली कि नदीम बोरवेल में गिर गया है? बाद में करूंगा। 1 मिनट बाद में करेगा फोन में। क्या आप हमें बताएंगे कि कैसे? और ये थे आजम खान। हालांकि बातचीत पूरी नहीं कर पाए क्योंकि हम भी समझते हैं कि इस वक्त अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द नदीम बाहर आ सकता है। करीब आजम खान ने हमें जानकारी दी कि 15 मिनट और लग सकते हैं नदीम को बाहर आने के लिए। करीब 40 घंटे का वक्त हो गया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। एनडीआरएफ और सेना की टीम लगी हुई है, कड़ी मशक्कत की गई। आपको ये भी बताएंगे कि बोरवेल करीब 70 फीट गहरा और उसके ठीक पैरेलल एक और गड्ढा खोदा गया। और इस वक्त हिसार के डीसी अशोक कुमार मीणा मेरे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। सर, न्यूज 18 आपसे जानना चाहता है, क्या अपडेट है, नदीम को कब तक बाहर निकाला जा सकता है? बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं और कभी भी हम बाहर निकाल सकते हैं। अब बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हैं और एनी टाइम कैन बी रेस्क्यू। सर, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि बच्चे की मूवमेंट अभी टीम बता पाई है, क्या मूवमेंट है, कैसी उसकी सेहत है? कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं और अभी सामान्य बिल्कुल उसकी स्थिति। बहुत बड़ा ये काम था जिस तरीके से एनडीआरएफ और सेना की टीम, आप सब लोग इसमें लगे हुए थे।
कितना मुश्किल, क्योंकि एक पैडलर गड्ढा खोदना फिर पैनल बना के उस तक जाना, क्योंकि हम लगातार इस खबर पर बने हुए थे और कल ये लग रहा था कि दोपहर 3-4 बजे तक नदीम बाहर, लेकिन अचानक से फैसला कुछ बदला गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, क्या बताएंगे आप हमें? काफी ज्यादा थी और जब अराउंड 50 फीट तक तो हमने जेसीबी के माध्यम से कर दिया और उसके बाद पॉसिबल था नहीं जेसीबी के माध्यम से, क्योंकि जेसीबी से हम निकाल रहे थे तो आसपास की मिट्टी गिर रही थी। तो उसके बाद हमें मैनुअली करना पड़ा लगभग 5-6 फीट, तो उसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। और उसके बाद हमने फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग लगभग 20 फीट के आसपास हमने की है, वो मैनुअली की है, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगा है, बट उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। तो अब इसमें काफी सभी एनडीआरएफ और आर्मी सभी ने काफी मिलजुल के और गांव के लोगों ने भी काफी इसमें सहयोग दिया। जी सर एक और सवाल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल, बड़ी लापरवाही है, बच्चे की जान पर बनाई, और पहले भी ऐसे हादसे हुए, उसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई थी कि कोई खुला बोरवेल नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा हो रहा है अभी भी। क्या सख्ताई नहीं बरती जाएगी? क्या करेंगे आप ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरीके से बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं? जिसमें इस मामले में भी हमने एफआईआर दर्ज करेंगे और डीडीआर एंट्री ऑलरेडी कर दी है और उसमें जो धाराएं लगेंगी वो भी लगेंगी, प्लस उसके खिलाफ प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा। और इसके अलावा अन्य जगह पे भी जहाँ पर भी इस तरह खुले बोरवेल किसी ने बनाए हुए हैं उनका सर्वे करवा रहे हैं और जो भी उसमें दोषी होगा उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया अशोक कुमार मीणा जी, हमसे जुड़ने के लिए थे हिसार के डीसी अशोक कुमार मीणा, जिन्होंने जानकारी दी कि नदीम कुछ ही मिनट बाद बाहर आ जाएगा, ऐसी उम्मीद, और ये उम्मीद हम कायम रखेंगे, आपको पल पल की अपडेट देंगे जब नदीम को बाहर लाया जाएगा। मेरे सहयोगी हिसार से प्रवीण कुमार भी फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, डीसी साहब ने जानकारी दी कि कभी भी नदीम बाहर आ सकता है, आपके पास क्या अपडेट है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि पूरा प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है, एम्बुलेंस को अलर्ट कर दिया गया है और जल्द ही बच्चे को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। थोड़ा सा अभी इतना बताया जा रहा है कि जो बच्चा अभी एक बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, जहाँ बच्चा है वहाँ लोकल हथियारों के माध्यम से उसको खुदाई नहीं की जा रही है, कटोरी और प्लेट के माध्यम से उसको खोदा जा रहा है ताकि बच्चे की किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो अभी थोड़े समय में ही पहुंच के बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। जी प्रवीण, जितना ये मुश्किल अभी लग रहा है, 40 घंटों से 2 टीमें लगी हुई हैं, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, गांव के लोग, तमाम लोग लगे हुए हैं ताकि बच्चा सही सलामत बाहर आ सके, उतना ही मुश्किल होता है जब बच्चा बाहर इतने घंटे वो जमीन में उस टेम्परेचर में उस घुटन में रहा है, उसके बाहर आने के बाद भी बहुत बड़ा टास्क रहता है कि बच्चे को सही सलामत रखा जाए, हॉस्पिटल ले जाया जाए, उसको डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाए। उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जी, इसके लिए स्पेशल प्रशासनिक अधिकारियों ने चिकित्सा अधिकारियों को टीम तैनात की है, 2 एम्बुलेंस तैनात की है, उसमें सभी तरह के इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया है, हर तरह के कम से कम 8-10 डॉक्टरों की और उनकी टीम है जो अब लगातार इसके लिए लग रही है कि जब भी बच्चा आएगा तो उसको उस तापमान के अनुसार उसको एम्बुलेंस में ले जाया जाए और हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज किया जाएगा। जी शुक्रिया प्रवीण, और आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। जैसे नदीम बाहर आएगा फिर से आपके पास लौटेंगे और दर्शकों को बताएंगे सबसे पहले न्यूज 18 पर कि नदीम बाहर आ गया है। ऐसी उम्मीद की जल्द ही नदीम को बाहर निकाल लिया जाएगा। युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और अब उम्मीद जो है और ज्यादा प्रबल हो गई है, कभी भी नदीम बाहर आ सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, यमुनानगर में कार ने बाइक को टक्कर दे मारी। सीसीटीवी में ये हादसे की तस्वीरें कैद हुई हैं। बाइक सवार की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक को टक्कर मारते हुए कार दीवार से टकराई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से कार लेकर फरार हो गया। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, कितना भयानक ये हादसा आप तस्वीरों में देख पाएंगे। यमुनानगर में कार ने बाइक को टक्कर मारी है। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई। बाइक सवार की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक को टक्कर मारते हुए ये कार दीवार से टकराई। हादसे के बाद कार ड्राइवर कार लेकर मौके से फरार हो गया। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे यमुनानगर से। मेरे सहयोगी तिलक भारद्वाज फोन लाइन से जुड़ गए हैं। तिलक, इस हादसे के बारे में और क्या जानकारी जुटा पाए हैं? जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल साफ इस चीज को बता रही हैं कि किस प्रकार की लापरवाही थी, कितनी स्पीड में ये गाड़ी थी कि अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाई और
एक बाइक चालक जा रहा था, उसको कैसे हवा में उछाल दिया। एक काफी बड़ा वाकया था। हालांकि जो बाइक सवार था उसके मामूली चोटें जरूर लगी हैं, लेकिन इलाज के बाद वो घर जरूर चले गए हैं। लेकिन बड़ी बात ये थी कि ऐसे में इतनी रफ्तार जो सामने आई है और कहीं न कहीं एक बड़ी हादसा था जो टल गया। कार चालक के बारे में, कार मालिक के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? पुलिस कोई सुराग लगा पाई? क्योंकि इस हादसे के बाद बताया गया कि कार लेकर आरोपी फरार हो गया। जी बिल्कुल, जो तस्वीरों में जिस प्रकार था वहां से जरूर लेके फरार हो गया था, लेकिन जिस प्रकार का ये हादसा था, कार इतनी दूर नहीं चल पाई और बाद में जो कार का चालक था वो एक बकायदा ट्रैक्टर की मदद से कार को वहां से ले गया। हालांकि पुलिस की जानकारी में ये सारा मामला आ चुका है और जो कार चालक है उसके बारे में पुलिस अब कार्रवाई करने की बात कह रही है, क्योंकि जिस प्रकार एक हादसा हुआ था, ऐसे में अभी तक जो शिकायत है, जो बाइक चालक था उसने शिकायत पुलिस को नहीं दी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उसको आधार मानते हुए पुलिस इसमें जरूर कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया तिलक तमाम जानकारी के लिए। तो कार और बाइक की टक्कर, कार ने सीधे बाइक सवार को टक्कर दे मारी और उसके बाद कार दीवार से भी टकराई। आपको अपडेट इस मामले में दे दें कि बाइक सवार को मामूली चोटें आई, हालांकि तस्वीरें भयावह हैं और लग रहा था कि काफी गंभीर चोटें बाइक सवार को आई होंगी, लेकिन गनीमत रही, बाल बाल बचे बाइक सवार। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। इधर करनाल में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां दो अलग अलग सड़क हादसे हुए। टूरिस्ट बस और टेम्पो की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें करीब 6 लोग घायल हुए। हादसा मधुबन फ्लाईओवर के पास हुआ। टूरिस्ट बस अमृतसर से दिल्ली एयरपोर्ट जा रही थी। बस में एनआरआई परिवार था। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। वहीं दूसरा हादसा करनाल यमुनानगर इंद्री रोड पर हुआ, जहां प्लाई से भरा ट्रक संतुलन बिगड़ने की वजह से अचानक से पलट गया। इसके बाद ट्रक में आग लग गई। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक घायल बताया गया है। और अब रुख करेंगे राजनीति की बड़ी खबरों का। और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली में होगी हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा भवन में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला पहुंच चुके हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। करनाल और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बदलना तय माना जा रहा है। हरियाणा में 24 और 26 मार्च को बीजेपी की विजय संकल्प रैली होनी है। रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, उमा भारती, कृष्णपाल गुर्जर शामिल होंगे। बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय ने जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। रोहतक में सीएम मनोहर लाल रैली को संबोधित करेंगे। सोनीपत में ऊना भारती और फरीदाबाद में मीनाक्षी लेखी रैली को संबोधित करेंगे। चलिए, जो बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक कुछ देर बाद होनी है उस पर हम और जानकारी लेंगे। दिल्ली से मेरे सहयोगी पंकज कपाही फोन लाइन से जुड़ गए हैं। पंकज, बीजेपी की काफी महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारी किसकी हो, मंथन माथापच्ची काफी चल रही है। इस पर क्या अपडेट है? सीधा रुख करेंगे आपका, और आप बताइए क्या जानकारी मिल पाई है। निश्चित तौर पर, क्योंकि कल भी बीजेपी हेडक्वार्टर में जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार कल देर रात तक बैठक करते रहे और आज भी अहम बैठक होनी है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर एक जो सहमति है वो नहीं बन पा रही। हालांकि गुड़गांव और फरीदाबाद ऐसी सीट है जिसको लेकर साफ है कि जो मौजूदा सांसद हैं, गुड़गांव में राविंदरजीत सिंह मौजूदा सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी सीट पक्की है। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर जो एमओएस हैं, उनकी सीट जो है पक्की है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं, जिस तरह से कुरुक्षेत्र में किसको उतारा जाए, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो रहने वाली है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि अपनों से भी होगा। जो मौजूदा सांसद हैं राजकुमार सैनी, वो भी टक्कर जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी को देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे एक समीकरण जो है वो तैयार किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद मीटिंग शुरू होगी और अहम बात यह भी है कि महेंद्रगढ़ भिवानी ऐसी
सीट है जहां पर पहले जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं धर्मवीर सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन अब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो महेंद्रगढ़ ऐसी सीट है जिसको लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। कुछ नेता चाहते हैं कि मौजूदा सांसद को टिकट दी जाए, कुछ जो बड़े नेता हैं वो चाहते हैं कि नहीं, अगर मना कर दिया था तो अब धर्मवीर सिंह को टिकट नहीं दी जानी चाहिए। इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ ही समय पहले धर्मवीर सिंह खास तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे। अलग से उनकी 10 से 15 मिनट जो है बैठक हुई है, उन्होंने अपना पक्ष जो है वो रखा है। करनाल में किसको चुनाव लड़ाया जाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। इसको लेकर भी स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो ये कुछ समीकरण इस समय बन रहे हैं और तस्वीर धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आएगी कि 10 की 10 सीटें जो बीजेपी किन उम्मीदवारों को मैदान में जो है वो उतारती है। पंकज, ये भी जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे, 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा तो बीजेपी कर रही, क्या ऐसे भी अटकलें हैं या ऐसे भी कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे बीजेपी के भीतर कि यहां कोई बड़ा चेहरा आकर चुनाव लड़ सकता है, खासकर करनाल सीट पर? क्योंकि करनाल सीट पर मेनका गांधी ने भी कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। एक पूर्व सांसद भी आ गए हैं पार्टी में। अब कुछ और सीटें भी हैं जहां पर ये कयास लग रहे थे कि कुछ बाहर से भी उम्मीदवार आ सकते हैं जिनको चुनाव लड़ाएगी बीजेपी। निश्चित तौर पर यही वजह है कि आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि कुछ नेता चाहते हैं कि लोकल कैंडिडेट उतारा जाए, जो बीजेपी का वर्कर है, जो बीजेपी के लिए पिछले 5 साल में काम किया है, उसको उतारा जाए। लेकिन कुछ ऐसा समीकरण भी है कि कुछ नेता चाहते हैं कि जो बड़े चेहरे हैं, जिस तरह से मेनका गांधी एक बड़ा चेहरा है, मौजूदा केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको अगर करनाल या कुरुक्षेत्र से उतारा जाता है तो बीजेपी के लिए एक फायदा रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस में रहे एक बड़े नेता, बसपा में रहे, निर्दलीय भी लड़े और अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो क्या उनको भी किसी जगह पर टिकट दी जाएगी? कुछ बीजेपी के अंदर ही ये खलबलाहट है कि बाहर से जो लोग आए हैं उनको टिकट किसी भी हालत में नहीं दी जानी चाहिए। तो ये समीकरण अभी साफ नहीं हो पा रहे हैं और यही वजह है कि लगातार देर रात तक माथापच्ची चली टिकटों को लेकर और अब भी कुछ ही समय बाद जब बैठक होगी तो एक बार फिर माथापच्ची चलेगी कि कौन कौन से उम्मीदवारों को किस तरह से मैदान में जो है वो उतारा जाए। जी, शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर आप बनाए रखिएगा, आपके पास फिर से लौटेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से मंथन होगा और उम्मीद यही कि जल्द ही उम्मीदवारी तय की जा सकती है। लेकिन एक कसमकश में ये चीज बीजेपी के सामने ये चल रही है कि किसको उम्मीदवारी दे। कुछ बड़े नाम, बड़े चेहरे जरूर रेस में हैं, लेकिन स्थानीय जो नेता हैं वो भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। इस पहली सूची में 184 नाम शामिल हैं। गांधीनगर से आडवाणी की जगह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। बिहार की सभी 17 सीटों पर फैसला हो चुका है, लेकिन सूची को प्रदेश कमेटी को भेजा गया है। इन सीटों पर ऐलान प्रदेश कार्यालय की ओर से ही होगा। पीएम मोदी पिछली बार की तरह इस बार भी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं राजनाथ सिंह लखनऊ तो अमेठी से स्मृति ईरानी, मुजफ्फरनगर से संजीव बाल्यान, गाजियाबाद से वीके सिंह, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, मथुरा से हेमा मालिनी, उन्नाव से साक्षी महाराज चुनाव मैदान में उतरेंगे।